हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट JR। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 10th का लाइट पढ़ रहे थे और ये हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ पार्ट पढ़ रहे थे। सॉरी, मैं भूल गई कि कौन सा ये लेक्चर है। आई थिंक ये लेक्चर नंबर 3 है। तो मैं आशा करती हूँ आप इसके पहले के 2 लेक्चर देख के आए होंगे। वो दोनों लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो दोनों इंट्रोडक्शन है। एक तो मैंने नेचर ऑफ लाइट पढ़ाया था और एक में इंट्रोडक्शन दिया था पूरे चैप्टर का। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसके बिल्कुल बेसिक से बात को समझते हुए अब हम लोग थोड़ी सी और इन डेप्थ चीजें समझ लेते हैं। नाउ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मैंने आपको कल ही बताया था, कुछ इस तरह का होता है। हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा प्लेन मिरर बन गया। हम लोग पूरे फिजिक्स में इसी तरह से प्लेन मिरर को दिखाते हैं। नाउ इसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नाउ ये सारे पॉइंट्स कहाँ होते हैं और ये सारी चीजें हैं क्या, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। लाइक आपके पास एक लेजर लाइट है, ठीक है, एंड देन आप एक मिरर लेते हो, प्लेन मिरर। आपको भी पता है प्लेन मिरर काफी ज्यादा इजी होता है एक्सेस करने के लिए। आपके आसपास आपके घरों में प्लेन मिरर काफी ज्यादा होते हैं। आप नहीं तो पापा का जो शेविंग वाला मिरर होता है उसको भी ले सकते हो। नाउ जनरली वो प्लेन मिरर नहीं होता है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एक रे आपने रेजर लाइट के हेल्प से ऐसे फॉल डाउन करवाया मिरर पर, देन वो आफ्टर इस पॉइंट पे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दैट मीन्स कि वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। सो जो ये रे है जो कि फॉल डाउन हो रही है उसको हम लोग इंसिडेंट बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस लाइन पर, सॉरी, ये मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग इस रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं। एंड देन और जब ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करती है, दैट मीन्स की बाउंसिंग बैक होती है, तो उसके बाद इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। देन यहाँ पर एक नॉर्मल में ड्रॉ करना भूल गई थी। ये होता है नॉर्मल, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है टू द सर्फेस। दैट मीन्स कि ये जो सर्फेस है, ये जो प्लेन मिरर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स कि इसका एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होगा। नाउ आप लोग जो सोच रहे होंगे कि ये जो एंगल 90 डिग्री है, ये क्या हर मिरर में होता है? दैट मीन्स कि ये प्लेन मिरर है तो ये प्लेन मिरर में हो रहा है। क्या अगर हम लोग कर्व मिरर लेंगे तो वहां पर भी होगा? तो जरूरी नहीं है, बट ये हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होगी और ये दोनों को इक्वली डिवाइड करते हुए रहेगी। लेट से ये आपका कर्व मिरर है एंड ये इस तरह से रे आई इस पर और ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इसमें तो आपको पता करना नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही पे आ गए। लेकिन अगर यही रे कुछ इस तरह से आती और देन इस पे रिफ्लेक्ट होती तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट से और इस सरफेस से बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री बनता। नाउ आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी। एंड आपका जो लास्ट टर्म बचा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? जैसे कि आपने ये देखा, ये जो पॉइंट है, अगर मैं आपको कलर चेंज करके एक पॉइंट बनाकर दिखाऊं, लेट से मैं ब्लू कलर चेंज कर लेती हूँ और ये हमारा जो पॉइंट होता है यहाँ पर का, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में जो आते हैं वो आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आते हैं, इसीलिए मैं आपको एक बार डेफिनेशन सबका लिख के दे देती हूँ। सो द रे ऑफ लाइट falls on the mirror is known as incident ray and reflected ray किसको बोलते हैं? So the ray of light reflected back, और इसी को हम लोग बोलते हैं sent back after reflection is known as reflected ray. Now the normal क्या होता है? So a normal is a line at right angle, तो मैं लिख देती हूँ at the point of incidence. Now आपको ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे और मैंने एक टर्म यहाँ पे डिफाइन करना छोड़ दिया था, लाइक ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और ये दोनों जो है, लेट से मैं यहाँ पर ए, बी और सी और इसको ओ डिफाइन कर देती हूँ, तो एंगल ए ओ बी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एंगल ए ओ बी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और बीओसी को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे।
नाउ बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, तो फिर ये वाला एंगल इसको क्या बोलते हैं? लेट्स से यहाँ पर हम लोग डी मान लेते हैं और यहाँ पर ई मान लेते हैं, तो एंगल DOC और एंगल EOA का क्या बोलते हैं? EOA इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस। इसको हम लोग एंगल ऑफ ग्लांस बोलते हैं, ये वाला एंगल दैट मीन्स। और ये वाला एंगल जिसमें मैंने अभी 90 लिखा है, मतलब वो वाला जो एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है AO और C, ये वाला एंगल को हम लोग एंगल ऑफ ग्लांस बोलते हैं। और ये दोनों साइड होता है, दैट मीन्स कि जो इंसिडेंट रे होता है उसके बैक साइड और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उसके बैक साइड, और ये दोनों तो आपको क्लियर हो ही चुका है। तो जो भी प्लेन मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी फेनोमेना होता है, जो भी हम लोग के पास टर्म मिलता है, मैंने उसको यहाँ पे डिफाइन किया। ये चारों टर्म आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि आगे मैं हर टाइम आपको डिफाइन नहीं करते रहूंगी, मैं डायरेक्ट बोलूंगी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। तो अगर मैं इंसिडेंट रे बोलूँ तो आपके माइंड में सीधे आ जाना चाहिए OA की बात कर रही हूँ मैं। और उसके अलावा मैं अगर रिफ्लेक्टेड रे बोलूँ दैट मीन्स OC। मैं यहाँ सब कुछ का नाम लिख देती हूँ। एंड नॉर्मल, तो नॉर्मल हमारे पास BO है, या फिर इसी को आप OB भी बोल सकते हो। OB बोलो या फिर BO बोलो, दोनों बात बराबर है। एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट दैट मीन्स की पॉइंट O। सो आपको ये सारे टर्म समझ आ गए होंगे। और एंगल ऑफ ग्लांस किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, ये भी क्लियर हो गया। सो मिरर में अगर रिफ्लेक्शन होता है तो ये सारे टर्म होते हैं। अगर आप पूछें कि अगर मैं किसी ग्लास पर लेट्स से अगर मेरा बुक है उस पर भी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको भी हम लोग, उसमें भी वो सारे टर्म्स होते हैं। लेट्स से अगर ये आपका बुक है और ये बुक का ऊपर वाला सरफेस है, देन यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पर भी इंसिडेंट होगी रे, उसके बाद इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो एक पॉइंट पे से रिफ्लेक्ट होगी, तो वहां पर भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। तो ये सारे टर्म्स वहां पर भी होंगे, लेकिन हम लोग ज्यादा अच्छे से क्लियरली देख पाए, जैसे कि अगर आप लेजर लाइट और अपने प्लेन मिरर के हेल्प से घर पे एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी। मैं तो यहाँ पर अभी करके दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक्सपेरिमेंट का भी एक वीडियो लाऊं जिसमें कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं। नाउ रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, हमारे पास रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं और हम लोग उन दोनों को पढ़ेंगे। सो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमारा फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा आसान है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंसिडेंट रे होता है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन पे होगा। मैं इसको समझाने के लिए वापस इस फिगर का यूज करती हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, तीनों है और तीनों एक ही प्लेन पे है। ऐसा नहीं है कि लेट से ये आपका सरफेस है और इंसिडेंट हुआ यहाँ से रे तो रिफ्लेक्ट होकर ये इस साइड हो गया, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो हमारा दूसरा लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। सो यहाँ पर जैसे कि एंगल AOB था, एंगल AOB ऑलवेज इक्वल टू एंगल, यहाँ पर मैंने BOC, दैट मीन्स एंगल BOC। अगर यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के हमेशा इक्वल होगा। इसको हम लोग I लिखते हैं और इसको R लिखते हैं, तो जो I है वो इक्वल हो जाएगा R के। तो ये दोनों हमारे लॉज थे, जिसको कि हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो इस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। और एक काफी ज्यादा इजी सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर ये लेट से 45 डिग्री का है तो फिर ये बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ही पता है, इस लॉ को फॉलो करेगा, दैट मीन्स कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री का होगा। या फिर यहाँ पर कितना भी वैल्यू है वो आपको पता है कि वहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों इक्वल आ जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि लेट से एक लाइट है वो परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि नॉर्मल पे ही फॉल कर जाए, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी? तो वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, इफ अ रे विल फॉल ऑन नॉर्मल देन इट रिट्रेस इट्स पाथ। मतलब कि वो अपने पाथ को वापस से रिट्रेस कर जाएगी, इस पाथ से आई थी तो इसी पाथ से चली जाएगी, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो है और वापस से जब जाएगी वो तो वो जीरो एंगल बनाती हुई जाएगी। तो
इसी कारण से जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें 0 हो जाएगा, जबकि जो एंगल ऑफ ग्लांस है उसका वैल्यू 90 हो जाएगा। जो एंगल ऑफ ग्लांस मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन किया था, ये वाला टर्म, वो वहाँ पर 90 हो जाएगा। सो रेज, अब रेज क्या होती हैं और ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो पहले मैं रेज को दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको कुछ डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ पर कुछ रेज है, इसको हम लोग पर्टिकुलरली रे नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको ही पता है रे को हम लोग एक सिंगल टर्म में यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ऐसे बना देते हैं तो इसको हम लोग रे बोलते हैं, जबकि ये कलेक्शन ऑफ रेज है तो कलेक्शन ऑफ रे को हम लोग बिम बोलते हैं। तो बिम ऑफ लाइट है, तो ये कैसा बिम ऑफ लाइट है, तो ये पैरेलल बिम ऑफ लाइट है। एंड देन ये कैसा बिम ऑफ लाइट है, तो ये आपको ही पता है एक पॉइंट से ऐसे इमर्ज हो रहा है, दैट मीन्स कि एक पॉइंट से ऐसे निकल रहा है और चारों डायरेक्शन में, चारों तो नहीं कह सकते, मतलब जिस भी डायरेक्शन में ये बिल्कुल फैल रहा है, तो इसको हम लोग डाइवर्जेंट रे बोलते हैं, क्योंकि ये अपने जैसे आपने देख रखा है एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, तो इसको हम लोग डाइवर्जेंट रे बोलते हैं। और ये जो रे होता है वो एक देख सकते हैं आपकी अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है लेकिन एक पॉइंट पे आके कंजर्व हो रही है, तो इसलिए हम लोग इसको कन्वर्जेंट रे बोलते हैं। नाउ आप जनरली पढ़ोगे तो या तो आप इसके बारे में पढ़ोगे, इस पूरे टॉपिक में आपको रे कहीं से पैरेलल दिखाई देगी, जैसे कि जब आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कई सारी रे पैरेलल है एक दूसरे के। जैसे कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हो एंड देन उसका जो इमेज होता है, जब उसको आप ड्रॉ करते हो इमेज फॉर्मेशन, तो आप लाइन को बिल्कुल पैरेलल ही रखते हो, क्योंकि आपको पता है फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी में इमेज बनने का मतलब जो रे है वो भी इन्फिनिटी में मीट कर रही होगी, तो इन्फिनिटी में कौन सी रे मीट करती है, इन्फिनिटी में पैरेलल रेज मीट करती है, तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे पैरेलल रे का ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। डाइवर्जेंट रेज भी आपको आगे यूज आएगा और कन्वर्जेंट रेज भी, तो ये तीनों आपको याद रखना है। इन्हीं 3 तरह के आपको रे को इस पूरे चैप्टर में डील करना है। देन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कितने टाइप की होती है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप सोचते होगे कि अगर हमारी बुक्स भी रिफ्लेक्ट करती है, अगर हमारे फैन भी रिफ्लेक्ट होते हैं, या फिर जिससे आप अभी पढ़ रहे हो आपका फोन, जो आपका फोन का सरफेस होता है वो सारे अगर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो फिर आपको हर जगह आपकी इमेज क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि आपको ही पता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद आप कोई भी चीज़ को देख सकते हो। तो जब आप रिफ्लेक्ट करते हो तो आपका हर जगह इमेज क्यों नहीं बनता, तो मैं आपको बताती हूँ। सरफेस 2 तरह की होती है, एक होता है रफ सरफेस और दूसरा होता है स्मूथ सरफेस। तो जो हमारे रफ सरफेस होते हैं वो भी रिफ्लेक्शन को शो करते हैं और जो हमारा स्मूथ सरफेस होता है वो भी रिफ्लेक्शन को शो करते हैं, लेकिन वो जिस तरह के रिफ्लेक्शन को शो करते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो हमारा रफ सरफेस है वो शो करता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मैं एक बार लिख देती हूँ अच्छे से। और जो हमारा स्मूथ सरफेस होता है वो हम लोग को रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है। अब नाउ मैं आपको इन दोनों का डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे कि एक मैं इस तरह का सरफेस बना दूँ, आप अगर अपने बुक को इस तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो वो कुछ इस तरह का सरफेस होगा। तो जब इस पे रे फॉल करती है तो वो इस डायरेक्शन में, मैं एक काम करती हूँ रे का डायरेक्शन भी बनाते जाती हूँ। कभी ये फॉल की तो इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि रे फॉल तो पैरेलल ही कर रही है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका जो डायरेक्शन है वो हर बार बदल रहा है। कभी वो इस डायरेक्शन में जा रही है, कभी इस डायरेक्शन में और कभी इस डायरेक्शन में। हम लोग इस ऑब्जेक्ट में, लेट से अगर ये आपका बुक है तो आप अपने आप को बुक में नहीं देख सकते, आप मिरर में देख सकते हो, क्योंकि मिरर का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, स्मूथ होता है, शाइनी होता है। तो जिसकी वजह से जितनी भी रेज फॉल करती हूँ वो बिल्कुल इस तरह से, मैं थोड़ा सा खराब बना रही हूँ लेकिन फिर भी वो इक्वली, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल ही होगी, एक दूसरे के पैरेलल। दैट मीन्स कि ये वाला लाइन इस तरह से, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, लेट से इसका रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जो हमारा इस तरह का रिफ्लेक्शन होता है उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नाउ इमेज फॉर्मेशन। जैसे कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट पी बना देती हूँ और आपके सामने एक मिरर भी है, ठीक है। तो यहाँ से रे पास होगी, आपको ही पता है एक पॉइंट से रे जब पास होती है तो ऐसा नहीं है कि वो बस 2 ही रे पास होती है, बहुत सारी रेज आती हैं। दैट मीन्स कि इस पॉइंट से होकर 2 रे इंसिडेंट हुई इस मिरर पे, और ये ऐसा नहीं कि इंसिडेंट हुई तो फर्दर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपको ही पता है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो
तो वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं, लेट्स से अगर यहाँ पर आप खड़े हो तो आप यहाँ पर से ये दोनों रे को देखोगे, तो ये दोनों रे को जब आप ऐसे मीट करवाओगे, लेट्स से ये डॉटेड लाइन से मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, तो ये रहा। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ पर बनेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर पी डैश। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट वो होता है या तो उसका खुद का लाइट वो इमिट करे या तो फिर वो किसी और के लाइट से रिफ्लेक्ट करे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास, लेट्स से अगर ये सन है तो सन का यहाँ पर इमेज बन रहा है। तो इमेज क्या होता है? ये बस एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। और ये कैसे बनता है? जब लाइट का जो रे होता है वो या तो रियल में मीट करे, रियल मीट करे, या फिर वर्चुअल मीट करे, तभी इमेज का फॉर्मेशन पॉसिबल है। जैसे कि जब आप प्लेन मिरर पढ़ते हो तो प्लेन मिरर में वहां पर वर्चुअल इमेज बनता है, वो रियल इमेज नहीं बनता। और जब आप लोग और भी मिरर के, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ोगे तो उसमें कुछ तरह के मिरर ऐसे होते हैं जो कि रियल इमेज फॉर्म करते हैं। मैं ये सब अभी आपको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहती, तो मैं पहले ये समझा देती हूँ कि रियल इमेज होता क्या है। जो रियल इमेज होता है वो रे के एक्चुअल मीट से बनता है। तो मैं लिख देती हूँ एक्चुअल मीट, एंड ये जो इमेज बनता है वो रे के ऐसे वर्चुअली मीट करने से बनता है। जो यहाँ पर रेज है, लेट से ये जो हमारा रे है, अगर यही यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे जाने दें तो कहीं ना कहीं पे ये रे जरूर मीट करेंगी, और अगर जब वहां पर मीट करेगी तो वहां पर इमेज बनाएगी। खैर यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इस तरह से है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये कहीं मिले, लेकिन ये इन्फिनिटी में हो सकता है, मिल भी सकती है। नाउ यहाँ पर जो रेज है उसको हम लोग इस तरह से वर्चुअली मिला रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देन इसी को हम लोग वर्चुअली मिला रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग को एक वर्चुअल इमेज मिल रहा है। तो जो रियल इमेज होता है उसको हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं, तो इसको हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं, जबकि जो वर्चुअल इमेज होता है उसको हम लोग नहीं ले सकते। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके फोटो जो कि आप फोन में क्लिक करते हो या फिर आपका जो फोटोग्राफ जो आप अपने हाथ में लेते हो उसमें और मिरर के सामने खड़े होने में क्या डिफरेंस है? तो जब आप फोटो लेते हो तो फोटो में जो आपका इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है, जबकि आप मिरर के सामने होते हो तो वो आपका वर्चुअल इमेज होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोटोग्राफ इन योर हैंड एंड इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर देन डिफाइन इट। सो इस तरह का कुछ क्वेश्चन होता है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपके हाथ में होता है वो रियल इमेज होता है और जो आप मिरर के सामने खड़े होते हैं वो एक वर्चुअल इमेज होता है। सो आई होप आपको रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूँ, आप एक मिरर के सामने खड़े हो, लेट से आप यहाँ पर खड़े हो, मैं मिरर ये थोड़ा सा जल्दी में बना दी तो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। लेट से आप यहाँ पर खड़े हो, देन आपसे एक रे पास होगी, फिर फर्दर वो रिफ्लेक्ट करेगी, तो आपको भी पता है वो जिस पाथ से आई है उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, तो इस पाथ से आई थी तो इसी पाथ पर चली जाएगी। यहाँ पर भी जो आपका रे है वो भी जिस पाथ से आया है उसी पाथ पर वापस चला जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मली फॉल कर रही है। एंड देन कुछ पाथ जो लेट से यहाँ पर से एक रे आई और वो इस डायरेक्शन में गई तो वो फिर रिफ्लेक्ट करके इधर चली जाएगी। तो ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो यहाँ पर भी हो सकता है एक रे हो जो कि ऐसे फॉल डाउन करे और फिर रिफ्लेक्ट करे, तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, और देन ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो यहाँ पर से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं पहले डॉटेड लाइन से आपको बना के दिखाती हूँ। ये हुआ, तो इमेज का जो पोजीशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो ये कुछ हमारा इमेज बनेगा इस तरह का, और ये रहा हमारा इमेज। नाउ ये आप थे और ये आपका इमेज, आप जिस तरह से हो बिल्कुल आपका जैसे सर ऊपर है तो यहाँ पर भी इमेज का सर ऊपर है, जबकि यहाँ पर ये जो है वो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल इरेक्ट है। दैट मीन्स कि ये भी सीधा है तो ये भी सीधा है। लेकिन कई बार इमेज जब बनती है तो वो इन्वर्टेड हो जाती है। आप जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे तो उसमें कई सारे जो इमेज होते हैं वो उलट जाती हैं, उसको हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा। और अगर कोई इमेज इस तरह से बने दैट मीन्स कि जैसा ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन में वो भी है, तो उसको हम लोग इरेक्ट बोलते हैं। तो या तो इमेज इस तरह की होगी रियल और इन्वर्टेड, या तो फिर वर्चुअल और इरेक्ट होगी। हम लोग आगे स्फेरिकल मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो आप ये सब अपने माइंड में रखिएगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है जब एक प्लेन मिरर से इमेज बनता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि प्लेन मिरर से यहाँ पर इमेज बना, एक मैं एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का इमेज बनाई और एक मैं आपका इमेज बनाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने दूरी पे आप खड़े हो उतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट भी है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर जिस तरह से आप हो वो भी उस तरह से ही है, और ये वर्चुअली मीट कर रहा है, वर्चुअली रेस के मीट करने से बना है, तो दैट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये वर्चुअली इरेक्ट है।
दैट मीन्स कि ये वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। उसके अलावा ये लैटरली इन्वर्टेड होगा। जैसे कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो जैसे ये पी है, तो जो हमारा पी होगा वो इस तरह से दिखेगा। दैट मीन्स कि ये लैटरली इन्वर्टेड है और इसको हम लोग लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मैं आपको ऐसे करके लिख देती हूँ। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो पहला तो वर्चुअल होती है, और वर्चुअल होने के कारण हम लोग इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। दूसरा कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो इरेक्ट होता है। एंड तीसरा कि उसका जो नेचर होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, लैटरली इन्वर्टेड। उसके अलावा आप इसका फोर्थ प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का। लेट से आपने इसी एग्जांपल में अगर आप यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पे खड़े हो तो यहाँ पर भी जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो 25 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल आएगा बिल्कुल। और पांचवा जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर से इमेज के बनने के बाद। नाउ ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपने माइंड में लिख लेना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर ये जरूर पूछा जाता है। खुद मेरे भी कुछ स्टूडेंट थे जिनको कि मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, उनके भी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप भी अपने माइंड में रखिएगा कि वो वर्चुअल होता है जिसके कारण हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, और वो इरेक्ट होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होता है, और ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो इमेज के साइज के बराबर होता है। नाउ इसी के साथ हम लोग प्लेन मिरर के यूजेस तक आ गए। तो आपको ही पता है प्लेन मिरर का काफ़ी ज़्यादा वाइड यूज़ है। जैसे कि आप इसको अपने घरों में भी लगाते हो, तो आप अपने घरों में इसका यूज़ क्यों करते हो? अपने आप को देखने के लिए। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं टू सी आर सेल्फ, तो हम लोग अपने आप को देखने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा कि जो इसका यूज़ होता है वो पेरिस्कोप में भी होता है। मैं आपको बताती हूँ कि पेरिस्कोप क्या होता है। पेरिस्कोप कुछ इस तरह का डिवाइस होता है। मैं थोड़ा सा ख़राब भी स्केचिंग करती हूँ तो आप उसको मेंटेन कर लीजिएगा। लाइक इस तरह का डिवाइस होता है, जासूसी के लिए यूज़ किया जाता है। मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर से रे ऐसे फॉल करती है तो ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर आती है, एंड देन फिर रिफ्लेक्ट करके ये यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर अगर आप खड़े हो तो आपको कोई भी चीज़ दिखाई देगी। लेट से यहाँ पर अगर कोई आदमी कुछ कर रहा है तो ये आपको दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट अक्सर स्टूडेंट अपने स्कूल में बना लेते हैं, और हम लोग के भी स्कूल में ये सारे प्रोजेक्ट्स में मिलते थे। स्टूडेंट ये सारे प्रोजेक्ट बनाया करते थे। तो अभी तो खैर ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो ये आप अपने घर पे बना कर एक बार टेस्ट कीजिएगा। तो आप अपने पड़ोस वाले लोग को देख सकते हैं इससे, तो खैर ज़्यादा बदमाशी नहीं। और यहाँ पर आप पेरिस्कोप बना सकते हो। लाइक प्लेन मिरर के यूज़ से आप पेरिस्कोप बना सकते हो। तीसरा आपने क्लाइडोस्कोप का नाम सुना होगा। सो क्लाइडोस्कोप, तो ये जो होता है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे कि कलरफुल पैटर्न, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के पैटर्न्स बनते हैं। आप यूट्यूब या फिर गूगल पे इस तरह के ऑब्जेक्ट को सर्च कीजिएगा, या फिर खुद भी आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। इससे बहुत ही सुंदर सुंदर पैटर्न बनते हैं। एंड देन आपका जो फोर्थ यूज़ होता है वो तो आपको ही पता है कि हम लोग प्लेन मिरर का यूज़ ऐसे जनरली भी कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई शॉप है तो उसको डेकोरेशन के लिए भी, तो हम लोग जनरली डेकोरेशन में भी प्लेन मिरर का यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि आपको ही पता है जैसे कि अगर आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, एंड देन अगर वो आपके शॉप पे लगी हुई है तो वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, जिसकी वजह से जब वो कस्टमर आपके शॉप पे आएंगे तो वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो कोई भी चीज़, जैसे कि अगर आप एक गोल्ड है तो गोल्ड यहाँ पर है तो इससे ज़्यादा जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। तो जिसकी वजह से जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर ज्वेलरी के शॉप में आप ये सारी चीज़ें देखे होंगे जो वो लोग यूज़ करते हैं। देन आप प्लेन मिरर का यूज़ देखते होंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसको मैं कह सकती हूँ सोलर कुकर में। तो जो हमारा सोलर कुकर होता है वो भी प्लेन मिरर से बनता है। कई जगह पर आप देखते होंगे कनकेव मिरर जो होता है उसका भी यूज़ किया हुआ होता है, लेकिन सोलर कुकर में आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, प्लेन मिरर का भी। तो ये सारे कुछ यूजेस थे, तो आप ये सारे यूज़ अपने माइंड में रखिएगा। एंड देन इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक के एंड में आ चुके हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो ट्यूटोरियल। और ये सारी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, आप इन सभी को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। सो आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय।